अच्छा, फिर बच्चे ये पूछते हैं कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं टॉपिक में। अब ये दो एक टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, पास्ट पेपर्स के ही हैं। आप देखें, पहला टॉपिक है नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। यहां मैंने सारे कैपिटल लिखे, बट का बी स्मॉल किया, द का टी स्मॉल किया, और ये जो टू है इसका टी स्मॉल किया। दूसरा, ये भी पास्ट पेपर का ही है, वॉर ऑन टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। वॉर ऑन टेरर में ये ऑन प्रपोजिशन था, मैंने स्मॉल कर दिया ओ को। यहाँ टू भी प्रपोजिशन था, मैंने लेटर टी को स्मॉल कर दिया। यहाँ द आर्टिकल था, मैंने ये जो टी है इसको स्मॉल कर दिया। यहाँ ऑफ फिर प्रपोजिशन आया है, मैंने यहाँ पर ओ को स्मॉल कर दिया। तो जब आप टाइटल लिखते हो तो उसमें आपने तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। अच्छा, शुरू में तो कैपिटल ही आएंगे, इन द बिगिनिंग वो जो आपका टाइटल है वो कैपिटल ही। हाँ, उसके बाद हमने देखना है कि क्या चीज कैपिटल क्या चीज स्मॉल। तो तीन चीजें स्मॉल लिखी जाती हैं, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स और प्रपोजिशंस। हाँ, अब ये बिल्कुल, ये जो मेरी जनरल इंस्ट्रक्शंस थी ये बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई हैं। तो उसकी आखिरी आखिरी बातें अब ये हैं। प्रूफ रीड बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ एन एसे। प्रूफ रीडिंग अगर आपने करनी है तो बिगिनिंग्स और एंडिंग्स की तो लाजमी कीजिए। और एक ऐसे की चार बिगिनिंग्स और एंडिंग्स होती हैं। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द आउटलाइन, आउटलाइन की बिगिनिंग और एंडिंग इसको लाजमी पढ़िए। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एसे, जहां ऐसे आपका स्टार्ट हो रहा है उसकी शुरू की लाइंस, और जहां कंक्लूड हो रहा है वो कंक्लूडिंग लाइंस, वो लाजमी पढ़िए, उसको प्रूफ रीड कीजिए। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पेज, यानी बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पेज, इसको आप लाजमी पढ़िए, प्रूफ रीड कीजिए। और स्टार्ट एंड द एंड ऑफ अ पैराग्राफ, पैराग्राफ की बिगिनिंग और एंडिंग भी लाजमी पढ़िए। ये चार किस्म की बिगिनिंग्स और एंडिंग्स हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर की नजर जाती है। तो लिहाजा प्रूफ रीड अगर आपने करना है तो इन चार बिगिनिंग्स एंडिंग्स को लाजमी पढ़ा करें। खुद देखे ना कि आप किसी भी किताब को खोलो अगर, तो स्टार्ट से शुरू करते हो। अच्छा, फिर कंक्लूजन भी देख लेते हो उसका। अच्छा, फिर पैराग्राफ बने हो तो पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करते हो, आप मिड से पढ़ना शुरू नहीं करते। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ के मिडिल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो पैराग्राफ की भी बिगनिंग आप पहले एज अ रीडर सोचो। आपका जो एग्जामिनर है वो रीडर भी तो है ना। तो आपके आउटलाइन की बिगनिंग एंडिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। आपके इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन में मिस्टेक नहीं है कोई, ग्रामर की, एक्सप्रेशन की, वोकैब वगैरह की, रेलेवेंस की, तो वो सेटिस्फाई होगा। इसी तरह पेज की बिगनिंग एंडिंग भी देखनी है। एग्जामिनर की नजर नेचुरली पेज की बिगिनिंग एंडिंग पे भी जाती है। और हर, अच्छा, अब अगर आपका एग्जामिनर ईमानदार है और वो पैराग्राफ्स को भी पढ़ना चाहता है, तो पैराग्राफ पूरे पूरे नहीं पढ़ेगा वो, उसके पास टाइम नहीं है इतना, और वो टीचर भी नहीं है आपका कि पूरा पैराग्राफ पढ़े और उसके बाद आपको गलतियां निकाल के और फिर वो बताए और अपनी ओपिनियन दे। तो उसने आपके ऐसे का इंप्रेशन लेना है बस। तो अपने ऐसे को जो आपने सजाना संवारना है, जो फ्लॉलेस करना है, जो गलती से पाक करना है, वो इन चार बिगिनिंग्स एंडिंग्स पे तो गलती से पाक होना चाहिए। तो क्या कामयाबी के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, उसके बाद अगली बात है डिक्शन, टोन एंड स्टाइल ऑफ द ऐसे। डिक्शन से मुराद जो लफ्ज लिख रहे हो, मेरी हम्बल ओपिनियन में वो सिंपल होने चाहिए। देखो, अगर आपको अच्छे तगड़े अल्फाज नेचुरली आ रहे हैं जहन में तो वो लिखो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी वोकेबलरी अगर स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं और फिर मैं कह रहा हूं कि उसे सिंप्लीफाई करके लिखो, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कैंडिडेट की, हर शख्स की एक अपनी डिक्शनरी होती है, एक अपनी एवरेज वोकेबलरी होती है। अब अगर मेरी वोकेबलरी के अंदर मैं कुछ टफ वर्ड्स जेन्युइनली बोलता हूं और लिखता हूं, तो वो मेरी अपनी वोकेबलरी है, मैं कहीं से खींच के नहीं ला रहा। तो डिक्शन के सिंपल होने से मुराद ये है कि आपको जो लफ्ज एक नेचुरल फ्लो के अंदर आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो लिखो। मतलब ये नहीं है कि आप किसी सिंपल वर्ड की जगह, मतलब अगर आपने हेट्रेड लिखना है तो उसकी जगह आप एबहरेंस लिखना शुरू कर दें। अब हेट्रेड अगर आपके दिमाग में आया है तो आप हेट्रेड ही लिखो।
अगर आपने सैडनेस लिखना है तो आप उसकी जगह मेलनकली लिखना शुरू कर दें, ऐसा ना करें। तो खींच खींच के मुश्किल अल्फाज को ना लेके आए। जानबूझ के जो है ना टेढ़े मेढ़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत बनाइए। तो डिक्शन अपनी सिंपल रखिए। सिंपल से मुराद जो जो आपका नेचुरल, जो आपकी वोकेबलरी है वो यूज कीजिए। ये ना सोचिए कि मैं ये तो लफ्ज मुझे आता है, इसकी जगह पे मैं कोई ऐसा लफ्ज लिखूं कि मतलब बहुत मुश्किल हो, जो उसका कोई फायदा नहीं। टोन जो है वो आपकी क्रिटिकल होनी चाहिए, और क्रिटिकल टोन के बारे में बड़ा डिटेल से मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि क्रिटिकल टोन कैसी होती है। उसके अंदर बायसनेस नहीं होती, सजेशंस होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, एनालिसिस होती हैं, एनालिसिस होते हैं उसके अंदर। उसके अंदर एनालिसिस होते हैं। हम जजमेंटल नहीं होते। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आप मतलब एक मुकर्रर तो ये बात कर सकता है कि कायद आजम वॉज द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, लेकिन क्रिटिक इस तरह नहीं बोलता। क्रिटिक कहता है कि कायद आजम इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक। यानी कि एक मुकर्रर ऐसा कह सकता है, एक ओरेटर ऐसा कह सकता है कि करप्ट ऑफिसर्स शुड बी हैंग्ड पब्लिकली, लेकिन क्रिटिक ऐसा नहीं बोलता। क्रिटिक कहता है कि करप्ट ऑफिसर्स शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो अपनी जो टोन है उस उसमें शिद्दत मत रखिए, उसको फ्लेक्सिबल रखिए। जहां मस्ट यूज करना है वहां पर शुड यूज कर लीजिए। जैसे मैं कहता हूं कि वन एंड ओनली रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब द वन एंड ओनली रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान जब आप बोल रहे हो, तो ये आप बायस्ड हो रहे हो, इसमें इसमें शिद्दत आ रही। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। यूं आप वन ऑफ द मेजर रीजंस में से आप कहो। ठीक है। तो क्रिटिकल टोन का मतलब होता है फ्लेक्सिबल सजेस्टिव टोन। आपका स्टाइल, मुकर्रर मत बनो। मुझे याद है मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डिफरेंट टेक्स्ट्स की टाइप्स बताई थी कि देखो न्यूज़पेपर में तो सेंसेशनलाइज करना होता है। जो टीवी पे बैठे बोल रहे होते हैं लोग, उन्होंने तो एक सनसनीखेजियत फैलानी होती है, सेंसेशनलाइज करना होता है, वो और तरीके से बोलते हैं। हम जो क्रिटिक्स हैं, हमने जो बात करनी है हम क्रिटिकल वे में करते हैं। और क्रिटिकल वे का मतलब ये नहीं कि अच्छा, हम क्रिटिकल को भी हम समझते हैं कोई नेगेटिव बात है, तनकीद को हम समझते हैं नेगेटिविटी है से मुराद नहीं भाई। क्रिटिकल टोन से मुराद ऐसी टोन है जिसके अंदर आप चीज को एक्सप्लेन करो, आप चीज के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों बताओ, आप अपनी ओपिनियन दो, आप सजेशंस दो, आप एनालिसिस करो, आप चीजों को कंपेयर करो, इवेल्युएट करो। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टोन और क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म के अंदर सिर्फ नेगेटिव बातें करना नहीं होता। तो क्रिटिसिज्म के अंदर क्या है? एक्सप्लेनेशन, सिंप्लीफिकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें मिलकर क्रिटिसिज्म बनाती हैं। तो एक क्रिटिकल डिस्कोर्स और एक क्रिटिकल अप्रोच भी इसी किस्म की होती है कि आप एक्सप्लोर करो नए एवेन्यूज को, आप चीजों को कंपेयर करो, उनका एनालिसिस करो, अपनी कमेंट्री करो। और स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव स्टाइल। ऑब्जेक्टिव स्टाइल के भी बारे में पहले मैं बात कर चुका हूं। ऑब्जेक्टिव स्टाइल से मुराद क्या है? इम्पार्शियल स्टाइल। देखो, यहां मैंने एक ऑब्जेक्टिव स्टाइल की मिसाल यहीं से मैं आपको दे देता हूं। ये जो आपके सामने मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात की थी। अब टॉपिक था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। अच्छा। अच्छा, अगर आप मेरी बात करो ना, हकीकत में, और मैं ये समझता हूं कि ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चैट जीटीपी वगैरह ने
को चैट जीटीपी एक बड़ा शानदार सोर्स है नई बातें सीखने का, लेकिन उसको यूज हमारे यहाँ कैसे किया जा रहा है, पूरे पूरे थीसिस लिखवाए जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखवाए जा रहे हैं, कहानियां उससे लिखी जा रही हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तभी तो जो है ना उसके फिर फिल्टर्स आए हैं। मशीन लैंग्वेज को अब पहले फिल्टर किया जाता है, देखा जाता है कि ये किसी इंसान ने लिखा है कि मशीन ने लिखा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, लेकिन वो मैं समझता हूँ ना, जब मैंने उसको ऐसे में लिखा, तो मैंने मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्रिएटिव जो पोटेंशियल है उसके अंदर, मैंने उसकी तारीफ भी की है। उसके बाद मैंने दूसरा एस्पेक्ट भी दिया है, तो मैंने दोनों एस्पेक्ट्स दिए हैं यहाँ पे। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कि आप सिर्फ अपनी ओपिनियन को सामने ना रखो, अपनी ओपिनियन से हट के उसका काउंटर आर्गुमेंट, उसका रिबटल वगैरह भी अपने डिस्कोर्स के अंदर शामिल करो, अपने ऐसे के अंदर शामिल करो, तो आप ऑब्जेक्टिव हो जाओ। तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये होती है लिटरेचर में, राइटिंग में, तो आपका स्टाइल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।